नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक और नया सेशन लेके। तो अपने कर रहे थे कोशिका सेल के बारे में और इसके अपने 2 पार्ट कर लिए थे। आज अपने करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो देखो अपने इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 करने से पहले अपने थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि पार्ट नंबर 2 के अंदर अपने क्या किया था। अब देखो पार्ट नंबर जो अपना 2 था उसके अंदर अपने किया था कोशिका की संरचना के बारे में कि कोई भी कोशिका होती है, इस कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं। तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, जिसको क्या माना गया था, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और क्या माना गया था, कोशिका द्रव्य माना गया था। अब देखो जो कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर एक रंगहीन द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस रंगहीन द्रव पदार्थ के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग। तो अपने कोशिकांगों के बारे में कर रहे थे और अपने एक कोशिकांग कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आज अपने स्टार्ट करते हैं दूसरा कोशिकांग। और अपना दूसरा कोशिकांग जो आज रहने वाला है वो है प्लास्टिड, या इसे अपने कहते हैं लवक। तो नंबर 2 कोशिकांग आप हेडिंग लगाओ, प्लास्टिड या लवक। अब देखो प्लास्टिड या लवक क्या चीज़ होती है। प्लास्टिड या लवक एक कोशिकांग है जो मुख्य रूप से पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, या अपने यूं कहें कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, लवक या प्लास्टिड होता है। अब देखो लवक या प्लास्टिड की खोज करने वाले कौन थे, हैक्कल थे। हैक्कल ने लवक या प्लास्टिड की खोज की थी। अब देखो लवक या प्लास्टिड जो होता है वो पादप कोशिका के अलावा युगलिना के अंदर भी पाया जाता है। तो अपने कहते हैं पादप कोशिका और युगलिना के अंदर क्या पाया जाता है, लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है। अब बात आती है कि प्लास्टिड या लवक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिड या लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला है, इसे अपने कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। पहले को अपने क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, या इसे बोलते हैं वर्णी लवक, या क्या बोलेंगे इसको अपने, वर्णी लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अपने अवर्णी लवक भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपने हरित लवक कहते हैं। तो देखो लवक 3 प्रकार के होंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंगीन होता है, यानी पेड़ पौधों के जो भाग हैं उनको रंग प्रदान करने का काम कौन सा करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है और ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो प्रकाश से दूर हों, जो रंगहीन हों, जैसे भूमिगत तना होता है, जड़ है, बीज है। इसके अंदर कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन। यानी अपने ये कहते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे भूमिगत तना है, जड़ है, या अपने कह सकते हैं बीज है। फिर बात आती है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब देखो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हरित लवक यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने में सहायक है। इसके अलावा जो हरित लवक है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना, और इसी क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है इसके आगे कौन कौन से टाइप हैं। तो देखो अब इसमें बीटा कैरोटीनॉइड है, ये गाजर के अंदर पाया जाता है। तो अब देखो गाजर का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस लवक के कारण होता है, बीटा कैरोटीनॉइड के कारण होता है। फिर देखो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। तो टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर कौन सा लवक पाया जाता है, लाइकोपिन, जो क्या करता है उसको लाल रंग प्रदान करता है। फिर देखो एंथोसाइनिन, ये एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जो पुष्पों को नीला और बैंगनी रंग प्रदान करता है। तो पुष्पों का नीला और बैंगनी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर आती है इसके बाद में जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है ये पेड़ पौधों को पीला रंग प्रदान करने का काम करता है। अपने ये कह सकते हैं कि पुष्पों का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। फिर देखो बिटेनिन। बिटेनिन जो होता है वो चुकंदर को लाल रंग प्रदान करता है। तो चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, बिटेनिन के कारण होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है उसका कार्य क्या हो जाएगा, रंग प्रदान करना, यानी रंग प्रदान करने का कार्य करता है, कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट।
फिर बात आती है ल्यूकोप्लास्ट की, जो रंगहीन होता है। और इस जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके आगे टाइप हैं, जैसे कि इनका जो काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, वो काम होता है फूड स्टोरेज, यानी भोजन संग्रहण का काम करते हैं ये लवक। और ये लवक जो होते हैं प्रकाश से दूर वाले स्थानों में पाए जाते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहला है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट वसा का संग्रहण करता है। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रहण करता है। और तीसरा है एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है वसा का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? एलियोप्लास्ट। प्रोटीन का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? एमाइलोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रकाश से दूर वाले स्थानों पर, जहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़, तना, भूमिगत तना, या अपने कह सकते हैं बीजों के अंदर पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और फिर देखो हरित लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। या पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्लास्टिड लवक और फिर लिखिए खोज हैकल। इसको अभी नहीं लिखना, पहले मैं लिखाऊं वो लिखना है। पहले आप लिखो खोज हैकल। फिर लिखो आप इसके बाद नीचे सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग। नेक्स्ट लाइन से लिखिए ये पादप कोशिका व युगलिना में पाया जाता है। ये पादप कोशिका व युगलिना में पाया जाता है। तो खोज की थी हैकल ने, सबसे बड़ा कोशिकांग है, पादप कोशिका व युगलिना के अंदर पाया जाता है। फिर लिखिए प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड के प्रकार में लिखिए प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और अब आप क्या करो, इस पूरी की पूरी टेबल को ऐसा कैसा नोट कर लो।
चलो अब नोट लिखिए, इसके नीचे नोट में लिखिए ल्यूकोप्लास्ट प्रकाश से दूर, ल्यूकोप्लास्ट प्रकाश से दूर भूमिगत तना, प्रकाश से दूर भूमिगत तना कोमा जड़ व बीजों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट प्रकाश से दूर भूमिगत तना कोमा जड़ व बीजों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। तो अब अपने करेंगे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में। अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हरित लवक है, क्योंकि हरित लवक क्या करता है, ये पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। इसी हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किस क्रिया के द्वारा करते हैं, तो वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो प्लास्टिड के अंदर अपने हेडिंग लगाएंगे हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। अब देखो हरित लवक जो होता है यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी इसके ऊपर एक डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है। हरित लवक जो होता है इसको अपने कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर। अब इसे अपने पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहते हैं, इसे पादप कोशिका का रसोई घर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न, जिसके द्वारा क्या होते हैं पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए हरित लवक। तो अपने हेडिंग लगाई थी सभी ने हरित लवक। अब देखो हरित लवक जो होता है ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और काम क्या होता है हरित लवक का कि पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक में ही संपन्न होती है। ये क्या करता है, संपन्न करता है, क्या करता है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर करता है। तो हरित लवक जो होता है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दो झिल्लियाँ होती हैं, ये इसकी बाहरी जो झिल्ली है और ये इसकी भीतरी झिल्ली होती है। फिर देखो हरित लवक जो होता है उसके अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, यानी इसके खुद का डीएनए होता है वृत्ताकार डीएनए। इसके अलावा हरित लवक में पाया जाता है राइबोसोम। फिर देखो हरित लवक जो होता है उसके अंदर सिक्कों के समान यानी सिक्कों के चट्टों के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनको अपने क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड आपस में किससे जुड़े होते हैं, इंटरग्रेनम पट्टिका के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसके जो अपने हरित लवक है इसके दो भाग होते हैं, इसके अंदर एक होता है स्ट्रोमा और दूसरा कौन सा होता है, ग्रेना भाग होता है। अब देखो इसका जो ग्रेना भाग होता है उसके अंदर होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और स्ट्रोमा भाग जो होता है उसके अंदर होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो हरित लवक के कौन से भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, तो ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और स्ट्रोमा भाग में कौन सी होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। जो स्ट्रोमा भाग के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको अपने केल्विन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ग्रेना भाग के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको अपने हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिल्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, और स्ट्रोमा के बारे में बताने वाले कौन थे, केल्विन नामक वैज्ञानिक थे। अब देखो हरित लवक का उपनाम क्या होता है, तो उपनाम होता है पादप कोशिका का रसोई घर। इसे अपने पादप कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं। हरित लवक भी क्या होता है, एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का, यानी इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो आप हेडिंग लगा के पहले इसका डायग्राम बनाइए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे।
चलो आगे लिखिए इसके नीचे। सबसे पहले लिखिए उपनाम। उपनाम में लिखिए पादप कोशिका का रसोई घर। पादप कोशिका का रसोई घर, कोमा अर्धस्वायत्त कोशिकांग। पादप कोशिका का रसोई घर, कोमा अर्धस्वायत्त कोशिकांग। नेक्स्ट लाइन से लिखिए दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यानी क्लोरोफिल को अगर अपने जलाएं तो कौन सी धातु बचती है अवशेष के रूप में, मैग्नीशियम बचती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें पर्णहरित के अलावा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें पर्णहरित के अलावा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें पर्णहरित के अलावा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं। फिर लिखिए कार्य, काम क्या करता है ये, कार्य लिखिए। कार्य में लिखिए आप पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करना। कार्य में नंबर 1 बिंदु में लिखिए पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करना। दो नंबर बिंदु में लिखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। ठीक है, अब देखो हरित लवक पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, युग्लिना के अंदर पाया जाता है। हरित लवक पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जिसमें वृत्ताकार डीएनए होता है और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसको अपने पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग के नाम से जाते हैं। धातु कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो इसके ग्रेना भाग में संपन्न होती है जिसे अपने केल्विन अभिक्रिया के नाम से हिल्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा भाग के अंदर पाई जाती है जिसे अपने केल्विन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर देखो हरित लवक जो होता है उसको अपने पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्योंकि ये पादप कोशिका के अंदर भोजन का निर्माण करता है। सौर ऊर्जा को चेंज किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर करता है। इसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और इसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन सी होती है, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है और कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है।
अब हेडिंग लगाओगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा यह संपन्न होती है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा के द्वारा किसका परिवर्तन होता है, भोजन का निर्माण होता है। साथ में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको अपने कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो अपने कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। फिर देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इस क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है, जल के अणुओं से मुक्त होती है। यानी जल के अणुओं के विखंडन से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर बात आती है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसके अंदर कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और जल का इस्तेमाल होता है। और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यानी अपनी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वो किस क्रिया के द्वारा बनती है, तो वो बनती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनती है। इसको संपन्न कौन कराता है, तो संपन्न कराता है हरित लवक, जिसे अपने पर्णहरित कहते हैं। अब देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है, जल, और इस्तेमाल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट या अपने बोलते हैं ग्लूकोज प्राप्त होती है। इसके अलावा और क्या बनती है, और बनती है इस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है जल के अणुओं के विखंडन से। कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन जो बनती है वो जल के अणुओं के विखंडन से उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फिर देखो इसके बाद बात आती है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो संपन्न कहाँ होती है, जो संपन्न होती है वो पर्णहरित के अंदर संपन्न होती है। अब देखो पर्णहरित के अंदर दो भाग होते हैं। इसके अंदर एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो तो इसके ग्रेना भाग में होती है जिसको अपने हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती वो इसके स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है जिसको अपने बोलते हैं केल्विन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपने यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसमें दो अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जो प्रकाश की
उपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरी होती है इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की अनुस्थिति के अंदर संपन्न होती है। अब देखो, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको अपने हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कहाँ संपन्न होती है, ग्रेना भाग के अंदर होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया इसको अपने केल्विन अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है। तो आप हेडिंग लगाइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, और इसमें आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखिए आप, यह अभिक्रिया हरे पौधों, शैवाल, युगलिना तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया हरे पौधों, शैवाल, युगलिना तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में संपन्न होती है। और अब आप इसके बाद ये रिएक्शन लिखिए, समीकरण लिखिए इसके बाद। ऊर्जा भी बनती है इसमें। ये लिखो समीकरण, आप पहले सिर्फ ये समीकरण लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे एक बार। समीकरण के नीचे लिखिए आप, इसमें लिखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होती है। और इसके बाद आप ये लिखिए, प्रकाश संश्लेषण दो टाइप हैं इसके, प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, ग्रेना में संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे केल्विन अभिक्रिया कहते हैं, स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो इसको आप उतारिए, इसके नीचे लिखिए। अब देखो, इसके बाद बात आती है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ये किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होगी और किस रंग के प्रकाश में न्यूनतम होगी। तो अपने बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो सर्वाधिक अभिक्रिया होती है या सर्वाधिक जो दर होती है वो किस रंग में होती है। तो देखो, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सर्वाधिक होगी, और सबसे कम किस में होती है, हरे रंग में होती है। तो अपने बोलते हैं कि जो इसकी सर्वाधिक दर जो होती है वो लाल और नीले रंग में होगी, और ये क्रिया जो न्यूनतम होगी वो किस में होगी। तो अपने बोलते हैं हरे और बैंगनी रंग के अंदर ये अभिक्रिया क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो आप नोट लगाइए और नोट के अंदर लिखिए, नोट में लिखो नंबर 1 लगा के, इसमें लिखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सर्वाधिक लाल व नीले रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सर्वाधिक लाल व नीले रंग में होती है। लाल व नीले रंग में होती है।
नोट नंबर 2 के अंदर लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की न्यूनतम अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की न्यूनतम अभिक्रिया हरे व बैंगनी रंग में होती है, हरे व बैंगनी रंग के अंदर होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछे किस रंग में होती है, तो लाल व नीले रंग में होती है। सबसे कम पूछे तो किस में होती है, हरे और बैंगनी रंग में, यानी सबसे कम हरे रंग में, उसके बाद बैंगनी रंग में, और सर्वाधिक लाल रंग में, इसके बाद सर्वाधिक नीले रंग में होती है। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो इसके लिए कच्चे माल कौन कौन से चाहिए, तो अपन इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से समझते हैं इसको। अब देखो प्रकाश की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, पेड़ पौधों की पत्तियों में। किस में होती है संपन्न, ये पर्णहरित में, यानी सूर्य से जो सौर ऊर्जा आती है इस सौर ऊर्जा को पर्णहरित ग्रहण करता है। अपने ये कहते हैं कि वायुमंडल की या पृथ्वी पर आने वाली कुल सौर ऊर्जा के 1% भाग का प्रयोग किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कर लिया जाता है। अब देखो सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है इस सौर ऊर्जा को आगे कन्वर्ट किस में किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को आगे कन्वर्ट किस में करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। उसके बाद पत्तियां वायुमंडल से ग्रहण करती है CO2 और जड़ें जो है वो भूमि से ग्रहण करती है जल व खनिज लवण। इसके बाद फिर पत्तियों के अंदर इनका परिवर्तन किस में होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है जिसे वायुमंडल के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, CO2 का होता है, जल का होता है और खनिज लवण का होता है। कहाँ संपन्न होती है, पर्णहरित के अंदर। किसमें होती है, पत्तियों के अंदर होती है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन बनती है, ऊर्जा बनती है, साथ में क्या बनती है, ग्लूकोज और बनती है कार्बोहाइड्रेट। तो इसको आप नोट कीजिए डायग्राम को। तो आज के सेशन को अपन देते हैं यहीं विराम और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।